नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है और शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। पुष्कर सिंह धामी समेत 8 अन्य विधायक जिन्होंने शपथ ली है और मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। धामी के साथ 8 विधायकों ने इस दौरान शपथ ली है और अब धामी टीम के जो चेहरे हैं वो अब सामने आ चुके हैं, साफ हो रहे हैं। इसमें धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा के नाम को लेकर के हालांकि ये भी चर्चाएं चल रही थी कि क्या उनको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी विजय बहुगुणा को कोई बड़ा पद पार्टी के भीतर नहीं मिल पाया था, जिस बड़े पद की कारण जो कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन अब उनके बेटे सौरभ बहुगुणा को शपथ दिलाई गई है, कैबिनेट के भीतर अब उनको जगह दी गई है। सतपाल महाराज, चंदन रामदास, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, ये वो नाम है। गणेश जोशी जो कि पुष्कर सिंह धामी के साथ जिन्होंने शपथ ली है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है और शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पर शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पहुंचे और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। और कोशिश यही थी कि यहां से मैसेज दिया जा सके, भरोसा जताया गया पुष्कर सिंह धामी के नाम पर। और साथ ही साथ कोशिश यहां पर यह की गई कि उत्तराखंड के अंदर अब नए सिरे से विकास के काम को आगे बढ़ाया जा सके। और मोहम्मद मुजाहिद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मोहम्मद मुजाहिद, सबसे पहले क्योंकि परेड ग्राउंड से जो संकेत देने की कोशिश थी, यहां पर पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के बड़ी संख्या में लोगों का जो हुजूम है वो वहां पर नजर आता है। कार्यकर्ता इसमें शामिल होते हैं। सांस्कृतिक रंग उत्तराखंड के वो भी वहां पर तस्वीरें देखने को मिलती हैं, उसकी भी एक झलक देखने को मिलती है। क्या आपने देखा है? मुजाहिद, मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन वापस से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जिस तरीके से ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर बड़ी संख्या में लोगों को शामिल किया गया था और इसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें न्योता दिया गया था। साथ ही साथ इसमें पुष्कर सिंह धामी ने, क्योंकि 12वें मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश में शपथ ली है, सतपाल महाराज, चंदन रामदास, गणेश जोशी ने भी उनके साथ शपथ ली है। कुल मिलाकर ऐसे 8 विधायक जिन्होंने इस दौरान धामी समेत शपथ ली है। और कैबिनेट में एक नई 2.0 की जो टीम है वो अब साफ हो चुकी है, वो अब सामने आ चुकी है। प्राथमिकता के तौर पर कई बड़े कदम भी हैं। सबसे बड़ा इशू इस वक्त क्योंकि पहाड़ में हमेशा से संकट पलायन को लेकर के नजर आता रहा है, अब क्या आने वाले समय में इस पलायन की समस्या को रोकने के लिए क्या पुष्कर सिंह धामी कुछ प्रभावी कदम उठाएंगे? क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता रहा कि पुष्कर सिंह धामी को कार्यकाल जो है इससे पहले तक बहुत कम मिला, लेकिन अब पूरा समय उनके पास है। इसमें बड़े काम क्या होंगे देखने वाली चीजें हैं, लेकिन बहुत हद तक निर्धारित करता है धामी की टीम पर भी। और धामी की टीम क्या है वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। गणेश जोशी, चंदन रामदास, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल, ये वो चेहरे हैं जो कि आप धामी कैबिनेट के भीतर देखेंगे। और ये आप लगातार उन चेहरों के साथ, क्योंकि आज जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें ये वो चेहरे भी थे जिन्होंने शपथ ली है। परितोष जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। परितोष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप जरा सबसे पहले, क्योंकि हम लगातार इससे पहले भी जब चर्चा कर रहे थे कि धामी की टीम में जिन चेहरों को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं, आप सतपाल महाराज, क्योंकि बहुत हद तक इससे पहले भी जब फेरबदल चल रहे थे, 2 मुख्यमंत्री बदलने के बाद जब तीसरे की तरफ आगे बढ़े तो चर्चाएं सतपाल महाराज के नाम को लेकर के भी बन रही थी। लेकिन अचानक से, क्योंकि ये देखा भी गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग चेहरे को आगे प्रोजेक्ट करती है और इसी वजह से पुष्कर सिंह धामी का नाम भी सामने आता है, युवा मुख्यमंत्री के तौर पर वो देखे जाते हैं। लेकिन उस वक्त का जो कार्यकाल था वो थोड़ा सा कम था और इसी वजह से बहुत हद तक चैलेंजेस भी उनके सामने थे। पार्टी को जीत भी दिलानी थी, चुनाव उनके सामने थे। सकुशल उन्होंने पूरे चुनाव को मैनेज भी किया, उन्होंने पूरे चुनाव को अच्छी तरीके से लड़ा भी और जीत भी दिलाई। वो दूसरी बात है कि अपनी सीट वो थोड़ा सा गवा बैठे। लेकिन अब नई चुनौतियां उनके सामने क्या होंगी? टीम बहुत हद तक निर्धारित करती है कि आगे इस पूरे मैच को कैसे बीजेपी या फिर मौजूदा वक्त की सरकार अब खेलने जा रही है। नहीं भाई, बात आपकी सही है। और 2.0 की जो नई सरकार है, निसंदेह एक नए मुद्दों को लेकर और नए चुनौतियों को लेकर सामने आएंगी। खासकर उत्तराखंड के अगर हम परिवेश देखें, अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे
परिवेश के रूप में देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट आता है यहाँ का पर्यटन। अगर हम चुनौतियों को देखें, पर्यटन को लेकर आप जब भी देखें छोटी-मोटी कोई भी छुट्टियाँ होती हैं और जहाँ पर लोग जो है आते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आती है जाम की समस्या। हमारे पास जाम का निजात नहीं है। अभी जो चार धाम को लेकर रोड बनाई गई, अभी रोड खैर बन रही है और बेहतर रोड बन रही है। ऐसी दशा में वास्तव में सबसे बड़ी जो चुनौतियाँ हैं उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य को लेकर, वो बड़ी चुनौती है यातायात के साधनों को दुर्गम या सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचाना। साथ-साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को लेकर आगे चलना। आप देख रहे हैं लगातार हर साल हम यहाँ मीटिंग होती है और मीटिंग होने के बाद उसके बाद भी देखा जाए जंगलों में लगातार आग लग जाती है। हम्म। ये एक बड़ी समस्या है खासकर वन को लेकर जो एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाएगा। तो कुछ शिक्षा हो गई, शिक्षा का माहौल हो गया, साथ-साथ पर्यटन हो गया। उसके साथ-साथ देखा जाए तो पलायन की समस्या, खासकर जो बातचीत की जा रही है, बड़े ऐसा नहीं है। उत्तराखंड की जो धरती है, वो बहुत ही एक बेहतर उपजाऊ के रूप में देखी जा सकती है और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो टूरिज्म में आ सकते हैं, इको टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, लेकिन इन सब पर बहुत लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया गया। हम्म। जब उत्तराखंड राज्य बनने में जो सबसे बड़ी चीजें थी कि यहाँ का जो औद्योगिक विकास है, तो शुरुआत के 5-6 साल तो एक अच्छा औद्योगिक विकास दिखाई पड़ा, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो औद्योगिक विकास कमजोर हो रहा है। हमारे जो कुटीर उद्योग हैं, वो भी कमजोर हैं और बड़े उद्योग लगातार कम होते चले जा रहे हैं। बीएचईएल को देख लीजिए आप टाइटन को लेकर देख लीजिए, एचएमटी को लेकर देख लीजिए, तो बड़े-बड़े उद्योग भी यहाँ पर कमजोर हो रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती होगी खासकर अब इस पूर्ण बहुमत यानी कि रोजगार के नए संसाधनों को सृजित करना, नए जो उद्योग हैं उनको स्थापित करना और युवा जो वर्ग है, क्योंकि बड़ी उम्मीदें हैं युवा मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा, और इसीलिए उम्मीद भी युवा वर्ग को बहुत हद तक उनसे ज्यादा बन जाती है। लेकिन ऐसे में एक और बड़ा मुद्दा जो कि चुनाव के वक्त में आखिर वक्त में पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जिस मुद्दे को उठाया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, अब नए सिरे से, क्योंकि अब पूरी पारी उनके पास है, एक लंबा कार्यकाल उनके पास रहेगा, उनके पास जो वो करना चाहते हैं, जो उनका विजन है, जो वो दिखाना चाहते हैं, वो करने के लिए अब उनके पास मौका भी है। और ये क्योंकि बड़ा एजेंडे के साथ वो चल रहे हैं, जिसको बहुत हद तक माना गया कि इसने बहुत हद तक काम किया है, तो क्या अब शुरुआत में इसको लेकर के कुछ स्पष्ट किया जाएगा उनके द्वारा? निश्चित है कि आज ही देखिए कैबिनेट की मीटिंग होगी शाम को और उस कैबिनेट की मीटिंग के बाद इनके जो खासकर एजेंडा लेकर जो मैनिफेस्टो को लेकर बात की है, उनमें निश्चित है कोई बड़े कदम लेकर ये लाएंगे, खासकर युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, किसान को लेकर, सुदूर क्षेत्रों में अन्य किसी चीज को लेकर, इनको लेकर आज निश्चित है कि कहीं ना कहीं एक बेहतर एक जो रोड मैप है वो कुछ दिखाने की कोशिश की जाएगी युवा मुख्यमंत्री के रूप में। और खासकर आज जो देखा जा रहा है युवाओं की संख्या ज्यादा बढ़ रही है और ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है रोजगार की समस्या। ये रोजगार की समस्या अगर देखा जाए और खासकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जाए, वैकेंसी निकल के तो आती है लेकिन एक लंबा समय लग जाता है उसको पूर्ति होने में। पता चला कि चल रहा है फिर उसमें कोर्ट केस हो गया, अन्य चीजें हो गई। तो एक अच्छी पारदर्शिता के साथ युवाओं को आगे लाना, पारदर्शिता को लेकर सभी प्रकार के स्थानों की रिक्तों की पूर्ति करना और स्वरोजगार और स्किल, खासकर मुझे जो लगता है कि एक बड़ा एक मौका है कि हम स्वरोजगार की ओर प्रभावित हों या युवाओं को लेकर आगे आए और नए रोजगार सृजन की बात करें। नए रोजगार का सृजन करना, स्वरोजगार को प्रमोट करना, ये एक बड़ी चुनौती भी है और ये एक बड़ा प्रोस्पेक्ट भी है नई सरकार के लिए। स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ा सवाल उठाया जाता रहा और इसमें दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, विपक्षी खेमा, बार बार इसको लेकर के सवाल उठाते रहे। आम आदमी पार्टी ने तो बाकायदा एजेंडा भी रखा कि जैसा देखिए सर, हमने दिल्ली में जो स्कूलों का मॉडल एक पेश किया है, हम ऐसा ही कुछ मॉडल हम उत्तराखंड में भी लेकर के आएंगे अगर आप हमें सत्ता तक पहुंचाते हैं तो अब ये दूसरी बड़ी चुनौती यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, ये दूसरा पहलू भी होगा जिस पर सरकार का फोकस रहना भी चाहिए और शायद रहेगा भी। बिल्कुल सही है। शिक्षा को लेकर वास्तव में देखा जाए तो हमने अभी आपसे पहले भी इस पे चर्चा की कि उत्तराखंड जो राज्य है वो बहुत ही दुर्गम क्षेत्रों से घिरा हुआ है
और ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में स्कूलों तक पहुंचना, उसकी आउटरीच बनाना, ऐसे में हो सकता है कि कुछ नई चीजें लेकर, बोर्डिंग स्कूल को लेकर आपने ध्यान दिया होगा, एकलव्य स्कूल को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे बोर्डिंग स्कूल्स को डेवलप करना और निश्चित है कि नई शिक्षा नीति को लेकर सुदूर क्षेत्रों में स्कूलों को प्रमोट करना, वहां पर आवासीय विद्यालयों को लेकर चलना, जनजातीय विद्यालयों को लेकर खोलना, ये एक बड़ी चीजें रहेंगी और खासकर इस पर ध्यान भी देना चाहिए सरकार को कि हम शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, पर्यटन की व्यवस्था, हम्म। साथ साथ यातायात की व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं पर अगर बुनियादी ढांचे पर काम लेकर चलते बुनियादी हैं, ढांचे पर काम विकास करने की को मजबूत ज़रूरत भी है। करने की बात की हम जाए। बिल्कुल ज़ाहिर तौर पर जी। प्रतोष जी, हम इन चीज़ों को लेकर के एक बार फिर से बात करेंगे, लेकिन ज़रा कैबिनेट के उन चेहरों को लेकर के लगातार हम अपने दर्शकों को भी वो ग्राफिक्स के ज़रिए स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कौन-कौन से वो चेहरे हैं जो कि अब नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन चेहरों के साथ पोर्टफोलियो को लेकर के अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पोर्टफोलियो भी वितरित कर दिए जाएँगे, दे दिए जाएँगे। सतपाल महाराज एक बड़े चेहरे के तौर पर भी हैं, सीनियर मोस्ट भी हैं, तो अ, क्या गृह विभाग या कोई और बड़ा जो विभाग है, मंत्रालय है, उनको दिया जा सकता है? हाँ, इसमें तो नकारा नहीं हो सकता है कि बड़ा मंत्रालय उनको मिलेगा और साथ-साथ देखा जाए तो कहीं न कहीं जो पहले के पोर्टफोलियोज़ रहे हैं इन लोगों के पास। का दशक होगा। इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। कल हम कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, उसके माध्यम से आप सबको बहुत सारी जानकारी सर उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहला शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इतने मुख्यमंत्री आए, खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहे। संदेश किस तरह का देना चाह रहे हैं आप लोग? मतलब नहीं, हम उत्तराखंड की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में जो भी यहाँ पर योजनाएं चल रही है, पहले कभी ये योजनाएं चली नहीं है, उन योजनाओं को सीधे सीधे धरातल पर पहुँचाने का काम होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन बनकर राज्य को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। सर, कई मुख्यमंत्रियों से आपने अलग से भी बात की है, कई मुख्यमंत्रियों से अलग से भी बात की है आपने? बहुत सारी योजनाएं, जैसे हिमाचल है, हरियाणा है जी, यहाँ पर हमारी बहुत सारी संयुक्त परियोजनाएं हैं। जैसे किसाऊ बांध बनना है, उस पर भी कुछ परियोजनाएं हमारी संयुक्त रूप से बननी है। उन सभी पर मैंने आज जो भी हमारे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रीगण आए थे, उन सभी से बात की है। सभी ने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। सब मिलकर हम लोग आगे पहली कैबिनेट होगी तो कल उसकी जानकारी आप सबको देंगे। तो पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे और अभी हाल ही में उन्होंने शपथ ली है। कैबिनेट के चेहरे भी अब सामने आ चुके हैं, लेकिन पोर्टफोलियो को लेकर के इंतजार है। और इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि जो हमने मैनिफेस्टो में कहा है उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। पारितोष जी, यही बात हूबहू कुछ ऐसे ही नजर आ रही है और यही उनका भी फोकस है कि जो हमने मैनिफेस्टो के अंदर जनता से जो वादे किए हैं, जो कहा है, वो करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल, वास्तव में देखा जाए तो एक जब ही बात किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि डबल इंजन की सरकार को लेकर, हाँ ठीक है, पिछली बार जो है पुष्कर सिंह धामी जी को अधिक समय नहीं मिल पाया, लेकिन यह है कि अब पूर्णकालिक रूप में देखा जाए तो एक बड़े समय की पारी वो खेलेंगे और ऐसी दशा में निश्चित है कि कार्य को पूरे करने की जिम्मेदारी और साथ साथ उनके पास एक अच्छा विजन मिल जाएगा जिससे वो अपना बेहतर कार्य कर सकते हैं। जो भी चुनौतियां हैं, अभी हम लोगों ने इसमें चर्चा की, चाहे वो शिक्षा की चुनौती हो, पर्यटन की चुनौती हो, यातायात की चुनौती हो, ऐसी कई चुनौतियां हैं जिनको पूरा करना है और उनको दूर करने की कोशिश करनी है। और निसंदेह मुझे लगता है अगर बेहतर तरीके से कार्य किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सरकार और अच्छा उत्तराखंड का विकास दिखाई पड़ेगा। इसमें क्योंकि सतपाल महाराज के साथ रेखा आर्या दूसरा ऐसा नाम बड़ी हमने देखा, चर्चाओं में भी रही और मुख्यमंत्री जब कैंपेनिंग करते नजर आते तो रेखा आर्या उनके साथ कदमताल करती हुई नजर आती थी। माना जाता है मुख्यमंत्री के बहुत करीबी भी हैं और विश्वास पात्र भी हैं। ये भी एक कारण रहा है कि उनको भी कैबिनेट में जगह दी गई है और महिला चेहरे के तौर पर क्योंकि एक जगह वैसे भी रहती है तो इसीलिए उनकी भी एंट्री। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं और खासकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने एक जिसे दिखा जाए कि समर्पण भावना और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अपना विश्वास भी जताया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर और उनको मंत्रालय देना और उनको आगे प्रमोट करना एक बेहतर और खास सबसे बेहतर तो देखने को मिलता है कि रितु खंडूरी जी का नाम
जिन्हें स्पीकर के रूप में रखा गया, निश्चित है कि ये महिलाओं के लिए एक बेहतर जो है दिशा है और एक सम्मान की भी बात है। और ऐसी दशा में देखा जाए तो रेखा आर्या एक सीनियर के रूप में है, एक कद्दावर के रूप में है और उनके पास जो पिछली बार मंत्रालय रहे हैं, बेहतर तरीके से कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने अपने कार्य को निर्वहन भी किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ये नई टीम बनी है, अभी तो आपके 8 मंत्री हुए हैं, 2 मंत्री भी हो सकता है कि कुछ दिन बाद शपथ और ले लें, क्योंकि पूरे 11 का इनका जो है आंकड़ा पूरा होगा। और कहीं ना कहीं ये पूरी जो टीम गुंजाइश अभी बना करके रखी गई है, सिर्फ इसलिए 8 को अभी रखी है। ठीक है। मैं इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन, क्योंकि अभी इस पर बात हो ही रही है कि कैबिनेट में अभी 8 चेहरे जो कि सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तो गुंजाइश बनी हुई है, बची हुई है, उसको आगे स्टैंड बाय के लिए रखा गया रिजर्व। शुभेंदु, पहली बात तो ये एक राजनीतिक अचरज की बात है कि हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये भारतीय इतिहास में दूसरी घटना है। ये पहली घटना लखनऊ की थी, जब सीबी गुप्ता 2 जगह हारे थे, लखनऊ ईस्ट में और बोधान में। फिर भी जवाहरलाल नेहरू के समय कांग्रेस के विरोध के बावजूद वो मुख्यमंत्री यूपी का बन गए थे 1960 में। उसके बाद ये दूसरा उदाहरण है जहाँ एक हारा हुआ व्यक्ति उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन यहाँ ये दिखाया जा रहा है, जो लोग विश्वास कर रहे हैं कि धामी साहब हारे नहीं हैं, इनको हराया गया है आंतरिक मतभेद के कारण भारतीय जनता पार्टी के। क्योंकि इसका सबूत ये है कि एक व्यक्ति अपने प्रयास से बहुमत लिया है इतनी बड़ी संख्या में, पुष्कर सिंह धामी, और स्वयं हार जाए खटीमा से, जरूर इसके पीछे कोई साजिश है। और प्रधानमंत्री, भाजपा प्रेसिडेंट और सब लोगों ने जिस ढंग से, कई विधायकों ने इस्तीफे की पेशकश की जगह बनाने के लिए, ये साबित करता है कि धामी अपने किस्म की अलग जननायक है और लोकप्रिय है, और अंततः उनकी लोकप्रियता की जीत हुई है एक बार। दूसरा जो मैं आपसे कह रहा था कि जो काबीना के बारे में अभी आप बात कर रहे थे शुभेंदु भाई, ये काबीना तो परिवर्तनशील बात है, 1 महीने 6 महीने बाद बदल सकती है। अभी कोशिश ये होगी कि कोई भी नाराजगी पार्टी के अंदर न हो, क्योंकि उत्तराखंड में एक से दिग्गज लोग हैं, एक से घाट देता है। सतपाल मलिक हो, बीसी खंडूरी हो, विजय बहुगुणा हो, एक नहीं कई नाम है। आपको याद होगा जब हरीश रावत कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पंडित लालकृष्ण तिवारी की कितनी उपेक्षा थी, वो मुख्यमंत्री थे फिर भी। तो उत्तराखंड में कोई नई चीज नहीं है। ये अक्सर होता रहा है, मतभेद के कारण सरकारें बनती बिगड़ती रही हैं। लेकिन आज जो हुआ है धामी साहब का, ये मुझे लगता है एक लोकप्रियता की और राजनीतिक श्रम की को महत्व मिला है। अच्छा, ये जैसा आप कह भी रहे हैं कि हारे हुए चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, हालांकि बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं, आप मीम्स तैयार किए जा रहे हैं और इस पर कहा जा रहा है कि जो हार कर भी जीते उसे धामी कहते हैं। ये आजकल कुछ ऐसे मीम्स चल रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, लेकिन ये इससे ऊपर उठ करके अगर देखें तो बड़ा दबाव रहेगा पुष्कर सिंह धामी के ऊपर। बेशक उनके पास फ्रीडम है, बेशक उनके पास पूरा कार्यकाल है, लेकिन ये जो हार की टीस है, ये दबाव उनके मानसिक तौर पर हमेशा रहेगा जहन में। बिल्कुल, बहुत सही विश्लेषण आपका है। ये सीमाबद्ध तो हो जाएंगे, इस माने में कि उनकी अब परिधियां बढ़ जाएंगी, इससे सिकुड़ जाएंगी, बल्कि उन पर लाचारियां भी आ जाएंगी। अब जब तक वो उपचुनाव जीत के नहीं आते विधानसभा में, तब तक उनकी बाध्यता रहेगी कि हर अरेगरिक बात माने। एक बार जब उनको जनादेश मिल जाएगा उपचुनाव में, तब वो अपने मौलिक रूप में आ सकते हैं और तब कह सकते हैं कि वह निर्वाचित विधायक हूँ और मुख्यमंत्री हूँ। अच्छा, जब तक पोर्टफोलियो नहीं बढ़ जाते सर, जब तक पोर्टफोलियो सामने नहीं आ जाते कि किस चेहरे को कौन सा विभाग मिलने जा रहा है, तो उससे पहले हम आकलन तो कर ही सकते हैं ना। तो सतपाल महाराज सीनियर मोस्ट माने जाते हैं, उनको एक बड़े मंत्रालय के तौर पर, एक बड़ी पदवी के तौर पर कुछ बड़ा मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। हालांकि इससे पहले तक पुष्कर सिंह धामी, जब पिछले कार्यकाल के अंदर बड़ी चर्चाएं चल रही थी नामों को लेकर के, तो सतपाल महाराज का नाम बड़ी जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन अचानक से पुष्कर सिंह धामी का नाम भी सामने आता है, बड़ा भरोसा जताया जाता है। लेकिन अब सतपाल महाराज और उनके साथ कौन कौन से चेहरे, कोई बड़े बड़े मंत्रालय कुछ बताना चाहेंगे क्या? क्योंकि बहुत बारीकी से आप नजर भी रखते हैं। इसमें 2 पहलू हैं इसमें भाई। एक तो ये कि व्यक्ति
और उसके माफिक उसके मुताबिक पोर्टफोलियो, दोनों में तालमेल बैठाना होगा। अब सतपाल महाराज जो मुख्यमंत्री की दावेदार रहे पिछले एक डेढ़ दशक से, अब उनको कोई ट्रांसपोर्ट या कोई ऐसा विभाग दे दिया गया, उनकी नाराजगी दूर नहीं होगी, नाराजगी बनी रही। तो उनके कद जो कद्दावर है के मुताबिक अच्छा पोर्टफोलियो देना होगा, बशर्ते पूरे काबीना में शामिल किया जाए। लेकिन जो सीनियर विधायक लोग हैं वो भी ये समझता करेंगे। अंततः तय तो जेपी नड्डा को और अमित शाह को करना पड़ेगा, कौन आएगा मंत्रिमंडल में, किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा सीनियरिटी के हिसाब से। और उसके अलावा सबसे बड़ी जो आधारशिला होगी शिवेंदु भाई, लोकसभा के होने वाले चुनाव, कौन वोट गेटर है, कौन वोट गेटर है, कौन मंत्री जिसका जनाधार है, कौन कुमाऊं और गढ़वाल के इलाकों को अपने बस में कर सकता है, कौन वोट दिलवा सकता है मोदी को चुनाव में, ये बेसिक मुद्दा होगा। बिल्कुल, ये न सिर्फ आज की कैबिनेट होगी बल्कि 2024 के लिए जो तैयारी है लोकसभा चुनाव की वो आज से ही तय हो जाएगी और इसीलिए हर क्षेत्र हर तबके को साधने की कोशिश भी है। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने जब शपथ ली है तो नए तरीके की सियासत और नए तरीके की परिपाटी अब शुरू होने जा रही है उत्तराखंड में, क्योंकि कहा जाता था कि एक बारी बीजेपी एक बारी कांग्रेस, लेकिन उस परिपाटी से आगे बढ़ के इस मिथक को तोड़ करके बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार बनाई है। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की जो है शपथ उन्होंने ले ली है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।